Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, welcome back your class and now again we are back with the new series of the video. आप सभी को पता है कि हम ही पाठशाला के ऊपर दोबारा से एक नई वीडियो की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इस वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। क्लास 11th का बच्चों ये सेकंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में अधिकार। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन। चैप्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यू चाहिए तो उसकी सीरीज़ भी चल रही है, और साथ में अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कार्टून चाहिए, कार्टून वाली वीडियो चाहिए, मैप वाली वीडियो चाहिए तो वो भी अपलोड हो चुकी है। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे इसके अंदर कि हमारे पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, लेकिन भारत के अकॉर्डिंग अगर हम धर्म की बात करें, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, यानी कि राइट ऑफ फ्रीडम, यानी कि किसी भी व्यक्ति को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता है, तो वो इम्पॉर्टेंट राइट्स क्यों माना जाता है इंडिया के अंदर? क्योंकि अभी राम मंदिर का केस हुआ था, तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं धर्म की स्वतंत्रता वाला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है वो अधिकारों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। 6 मार्क्स का आएगा तो आपको धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को 2 मार्क्स में डिफाइन करना होगा और 4 पॉइंट में इसकी विशेषता लिख देनी होगी। आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये 4 मार्क्स का है तो आपको सिर्फ 4 मार्क्स के 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, जिसमें से आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अगर आप हिंदी में तो आप हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिख लेगा, और वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट है रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ रिलेटेड टू कंसाइंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि धर्म एक विश्वास का विषय है जो व्यक्ति के विवेक से संबंध है। विवेक यानी कि कंसाइंस से संबंध है, विवेक से संबंध है। और सिटीजन बहुत फ्री होता है, अगर उसे राइट टू रिलीजन है तो कहीं ना कहीं वो किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकता है। आप भारत के अंदर किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। इवन सिटीजन्स को अपने वर्शिप, भगवान की पूजा करने का कोई भी तरीका वो अपना सकता है, वो जैसा ही उसके धर्म के अनुसार होता है। तो ये है। दूसरा, सिटीजन आर फ्री टू मैनेज देयर ओन रिलीजन्स अफेयर, और इवन जो भारतीय नागरिक है वो धार्मिक मामलों का प्रबंध करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो दीज आर द 4 पॉइंट ऑफ दिस आंसर। नोट डाउन करिए, लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलता रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा भाई। जिसको ज़रूरत है इस क्वेश्चन को शेयर करिए, क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा हुआ है राइट टू फ्रीडम है क्या? देखो, राइट टू फ्रीडम से अभिप्राय हमें सिर्फ व्यक्तियों के साथ यही होना चाहिए कि वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करे और अपना पर्सनल डेवलपमेंट करे। लेकिन अगर बात आ जाती है कि इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स में लिखा जाए तो कैसे लिखना है, तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 दर्शाता है कि कैसे व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए स्पीच और एक्सप्रेशन का। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ राइट्स का सबसे बड़ा पहलू है कि कोई भी व्यक्ति भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा पॉइंट है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स टू मूव फ्रीली इनसाइड द टेरिटरी ऑफ कंट्री। वो बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा भी हो सकता है और साथ में समूह बना के गठन भी कर सकता है और पूरे भारत में फ्रीली होके कहीं भी घूम सकता है। दिस फ्रीडम कैन बी लिमिट बाय द लॉ, और जो ये फ्रीडम है जो इन लोगों को मिल रही है वो लॉ के अकॉर्डिंग लिमिट होगी। लेकिन यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करने का अधिकार सरकार का ही होता है। इसी वजह से आपको राइट्स तो मिलेंगे, फ्रीडम से राइट्स तो मिलेंगे, लेकिन उसकी लिमिटेशन होगी। दोस्तों, ये आर्टिकल 19, 20, 21, 22 तक सीमित है, तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया हुआ। अगेन अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स में आप राइट टू फ्रीडम को बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ है कि 6 फंडामेंटल राइट्स आपको बताने हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है।
तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का हो जाता है। तो आप देख सकते हैं राइट टू इक्वालिटी जो 14 से लेके 18 है, राइट टू फ्रीडम जो 19 से लेके 22 है, राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार जो 24, 23 और 24 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो 25 से 28 है, और साथ में यहाँ पे कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो 29 और 30 है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो 32 से लेके क्या कहते हैं 35 के बीच में। इसीलिए दोस्तों देखो, अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको बस ये याद होना चाहिए जो लेख है यानी कि जो आर्टिकल है ना वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो एग्जामिनर का काम यही बन जाता है, इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे को ये आर्टिकल याद है तो इसके अंदर जो उसने लिखा हुआ है वो बिल्कुल फैक्ट ही होगा। तो इस हिसाब से मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, अगर आप राइट टू इक्वालिटी लिखते हैं तो थोड़ा बहुत आप बस इसको पॉइंट बना दीजिएगा और इसके नीचे 2 लाइन या 1 लाइन का बस डिटेल्ड लिख दीजिएगा कि समानता से हमें ये होता है वो होता है, मतलब कुछ भी लिखिएगा, लेकिन मेन है कि ये समानता के लिए आपको ये आर्टिकल और ये हेडलाइन सही से बनानी होगी, जब ही आपको 6 मार्क्स में कवर कर पाएंगे। अदरवाइज आप सिर्फ ये पॉइंट लिख के आ जाते हैं ना, तो एग्जामिनर आपको 6 मार्क्स कभी नहीं देगा, ठीक है ना। तो बस मेरा मेन मकसद है आपको समझाना। पेपर में जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो ये लाइन याद कर लीजिएगा, ये सीरीज़ याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक है। उसके बाद थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं बीच में, जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है। 6 नहीं तो 5 मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हुआ है कि राइट टू इक्वालिटी का प्रावधान असल में है क्या, उसमें प्रोविजंस क्या दिए हुए हैं हमारी सरकार ने। तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 14, 15, 16 ये आर्टिकल पूरी तरीके से बताने की कोशिश करता है यानी कि इक्वालिटी में कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा ग्राउंड, कास्ट, कलर, रेस और रिलीजन, लैंग्वेज और सेक्स के अनुसार। इसके अनुसार देश में कोई भी नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय का आधार का कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर होगा तो कानून के समक्ष सभी को समानता मिलेगी। ये आर्टिकल नंबर 14 बताता है। आर्टिकल नंबर 15 ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पब्लिक फैसिलिटीज उसे सभी प्रकार की मिलेगी जो सभी लोगों को मिलती है। और आर्टिकल नंबर 16 ये बताता है कि मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हर किसी बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 पॉइंट थे इसके अंदर, हालांकि 17 और 18 भी आप इसमें लिख सकते हो। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट लिख लेगा। आर्टिकल नंबर 17 भी आप लिख सकते हैं, अबॉलिश ऑफ टाइटल के बारे में बताता है वो, और उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी है 17 आर्टिकल, मैंने गलत बोल दिया। तो उसमें भी आप लिख सकते हैं किस तरीके से लोग अपने नाम के आगे सरनेम्स लगाते हैं तो उसे नहीं लगाया जा सकता। तो ये आर्टिकल नंबर 17 की बात हो रही है। 4 पॉइंट अगर बनाने हैं, मैंने 3 पॉइंट ही लिखे हैं, हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों को बना के ऐसे लिख सकते हैं जब आप समानता के अधिकार के प्रोविजंस के बारे में बताएंगे। देखिए एग्जामिनर ना क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछ सकता है, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मान लीजिए एग्जामिनर पूछना चाहता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटेड है। वो या तो एक को पूछ सकता है, मतलब वो डायरेक्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकता है कि आपको बताना है राइट्स अगेन एक्सप्लोटेशन क्या है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि राइट्स अगेन एक्सप्लोटेशन क्या है, तो उसमें 4 पॉइंट आपको लिखने आने चाहिए। एक तो या तो ये पूछ सकता है या डायरेक्टली वो ये पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स कितने, उन्हें एक्सप्लेन करिए। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है उसका आंसर आपको लिखना आना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इसमें से और छोर में से लमसम में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख लेते हैं, जो मैंने अभी बताया कि ये आ ही सकता है तो वो मैंने इसलिए डाल ही दिया है इसके अंदर। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। देखो हमारे संविधान के अंदर हमने जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 प्रकार के बनाए हैं, लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारों में से एक है। इसीलिए 4 मार्क्स में तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है ना वो हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स में से आर्टिकल नंबर 32 के तहत डाला गया है, और ये बोला गया कि आर्टिकल नंबर 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होता है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लंघन ना हो, इसीलिए वो अलग अलग प्रकार के लेख लिख सकता है, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोविजन, सैचुरी, क्यू वारंटो। मैंने कुछ एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं।
अब या तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है वो बता दीजिए, उसे एक्सप्लेन कर दीजिए और उनकी विशेषता बता दीजिए। तो विशेषता आपको बतानी होगी, इससे हमारे अधिकार की बचावट होती है, बचता है, हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। और या तो एग्जामिनर आपको इन सारे रिट्स में से, सारे लेखों में से कोई एक लेख तुमसे पूछ लेगा और पूछेगा कि इस लेख का मतलब क्या होता है, और अगर ये लेख लिखा जाता है तो लिखता कौन है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां था। क्वेश्चन नंबर अब 6 की तरफ देख लेते हैं। मेंशंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना वो 76 के अंदर 42वें अमेंडमेंट के थ्रू आया था, और एट प्रेजेंट टाइम हमारे मौलिक अधिकार जो है ना वो मौलिक अधिकार तो 6 हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करी जाए तो वो हमारे 10 है। इसमें लिखे हुए हैं 10, लेकिन अभी रिसेंटली एक 11वां ऐड हुआ है। तो 11वां अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अगर 4 मार्क्स का है तो आप 4 पॉइंट लिख दीजिए, बहुत आसानी होगा आपके करने के लिए कि भाई टू सेव गार्ड एंड सोवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, इनकी रक्षा करना ज़रूरी है। कंट्री को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना, ये है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड दोज हु ग्रेट आइडियाज़ विच वी नीड इन द नेशनल स्ट्रगल्स, हमें उनका क्या कहते हैं पूरी तरीके से उनके आदर्शों की रक्षा करनी चाहिए जिन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष में हमारा साथ दिया था, देश का साथ दिया था। और इवन संविधान का पालन करना, उसके आदेशों का, उसके राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 1 मार्क्स के अंदर मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ था कि आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो किस आर्टिकल के तहत आया था। अगर आपको पता है कि ये किस आर्टिकल के अंदर है देन हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें बताइएगा ज़रूर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रखा है कि आपको आर्टिकल नंबर 16 को डिस्कस करना है। तो आर्टिकल नंबर 16 जो है हमने डिस्कस करा था, इसमें हमें इक्वालिटी मिलती है, जिसमें हम समानता और साथ में क्या कहते हैं अवसर की समानता का इस्तेमाल करते हैं। इसमें द गवर्नमेंट इज सपोर्ट टू इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम एंड मेजर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसमें समाज के अंदर जो बेचारे निचले वर्ग के लोग होते हैं समाज में, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करी जाती है। साथ में बच्चे बूढ़े जितने समाज में लोग होते हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, उनको इक्वल लाने की कोशिश करी जाती है। आर्टिकल नंबर 16 ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करता है कि पूरी तरीके से राइट टू इक्वालिटी, इफ़ वी ट्राई टू फाइंड आउट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। और ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि आर्टिकल नंबर 16 में सभी लोगों को अवसर की समानता का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए आए हुए हैं तो देन भाई सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इस चैनल को हम बहुत कुछ आपके लिए लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप हिंदी में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत बोलते हैं। दोस्तों ये सिद्धांत जो होते क्या हैं? सिद्धांत ये नॉन जस्टिबल है, मतलब ये गैर न्याय संगत है। देखो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार के द्वारा किसी भी राज्य सरकार को एक पॉलिसीज दी जाती है, एक तरीके का रूल का खाका होता है जिसके अकॉर्डिंग राज्य जो स्टेट्स होती है वो काम करती है। तो इसलिए डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि दीज ले आउट दैट स्टेट शैल बी स्ट्रेव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड protecting as effectively as it may a social order in which justice for social, economic and political shall be formed and all institute for the national life certain policies that the government should adopt। कहने का मतलब इसमें यही कि राज्य कल्याण की बात करता है, उनके रक्षा की बात करेगा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो उन्हें न्याय देने की कोशिश करेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से, है ना, और पूरी तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करेगा वेलफेयर को समाज के अंदर। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के तहत अगर सरकार मान लीजिए कि थोड़ी बहुत भूल चूक हो भी जाए इन सरकार के चीज़ों को बनाने में, तो आप नोटिस करेंगे कि ये नॉन जस्टिबल है। आप फंडामेंटल राइट्स के लिए तो कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करी जाए तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोई भी सीएम जो भी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर बातें दी गई है अगर वो पूरी नहीं करता है तो वो उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। हाँ वो कोशिश कर सकता है, ठीक है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले।
देखो रिट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से एक रिट्स क्यू वारंटो है। क्यू वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार के तहत आप ये काम कर रहे हो, और इस रिट्स के अंदर होता है कि इट इज़ इशू ओनली व्हेन देर इज़ नो अदर वे टू कम आउट ऑफ ग्रीवियंस। मतलब ये केवल जब ही जारी किया जाता है जब आप देखेंगे पूरी तरीके से शिकायत से बाहर आने वाला कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, है ना। इट इन रिप्लाई क्यू वारंटो द पर्सन कंसर्न हैज़ टू लीगल प्रूव हिज राइट्स टू होल्ड द ऑफिस, अदरवाइज द कोर्ट कैन गेट द ऑफिस वेकेंट। इसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश करी जाती है कोर्ट के द्वारा कि अगर जिस कार्यालय में आप काम कर रहे हैं या जिस कार्यालय में आप कानूनी रूप से रह रहे हैं, आपका उसका अधिकार है साबित, अगर उसे साबित कर सकते हैं। अगर आप साबित नहीं कर सकते तो अदालत जो होगा आपके कार्यालय को खाली करवा देगा या आपकी पोस्ट को छीन लेगा। तो इसलिए क्यू वारंटो का मतलब किसके अधिकार से आप काम कर रहे हैं, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इसमें पूरी तरीके से बॉन्डेड लेबर जो होती है उसकी मनाही होती है। आप जितना काम करेंगे जेन्युइनली उसी के हिसाब से वेजेस देंगे, और ये होना चाहिए। और पूरी तरीके से 14 साल से कम उम्र के बच्चे से आप फैक्ट्री में और हैजार्डेड प्लेस के अंदर काम नहीं करवा सकते। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, हैंस दे शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम अब्यूज़ एंड एक्सप्लोटेशन। तो ये सारे पॉइंट्स है भाई। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।